देखिए, इंटीग्रल कैलकुलस में इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के बाद अब हम लोग को पढ़ना है डेफिनिट इंटीग्रल्स। तो ये डेफिनिट इंटीग्रल्स क्या होता है और यह इनडेफिनिट से किस तरह से और किन मायनों में अलग होता है, इसकी क्या हमारे जीवन में और गणित में उपयोगिता है, तो इस पर हम लोग आज काम करेंगे। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फंक्शन होता है जिसका हमें इंटीग्रल्स ज्ञात करना होता है, जिसे इंटीग्रांड कहा जाता है, तो इंटीग्रांड जो होगा अगर वह किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा, ये शर्त है डेफिनिट के लिए, और इनडेफिनिट में वो किसी बंधन में किसी इंटरवल में उसको बांधा नहीं गया तो वह इनडेफिनिट। लेकिन यह फंक्शन एक इंटरवल, मान लिया जाए कि एक क्लोज इंटरवल हम ले लेते हैं ए बी, और इसमें एक फंक्शन लेते हैं जो कंटिन्यूअस है, तो यही केस जो है बन जाता है डेफिनिट का। ठीक है, अब इससे संबंधित जो थ्योरम है उसका नाम है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो इसे कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, इसका स्टेटमेंट कैसे हम लिखेंगे, तो किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं। अंग्रेजी माध्यम में तो अंग्रेजी माध्यम में, हिंदी माध्यम में आपको एग्जाम देना है, परीक्षा देनी है तो हिंदी माध्यम में। तो देखिए, तो स्टेटमेंट है ना, इस थ्योरम का हम स्टेटमेंट लिखेंगे कैसे। तो लेट एफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन in closed interval AB, and let antiderivative या प्रिमिटिव या इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स बी कैपिटल एफ एक्स, दैट इज, इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। ये इंटीग्रांड हुआ या फंक्शन हुआ। यह फंक्शन क्लोज इंटरवल ए और बी में कंटिन्यूअस है, बस इतना ही फर्क है सामान्य फंक्शन से, और इसका एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव कैपिटल एफ एक्स है। अब इतना करने के बाद तब हम कहेंगे कि द डेफिनिट, लिखेंगे द डेफिनिट इंटीग्रल्स, और डेफिनिट क्यों, क्योंकि यह इंटरवल में कंटिन्यूअस है। तो द डेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स का डेफिनिट इंटीग्रल्स ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, ये हमेशा ध्यान में रखना है कि क्लोज इंटरवल ए बी इज डिनोटेड बाय इंटीग्रल ए बी एफ एक्स। तो डेफिनिट इंटीग्रल्स ऑफ एफ एक्स को कैसे हम डिनोट करेंगे, यहां लिखेंगे ए और यहां लिखेंगे बी, यहां बी है, 3 रहेगा 3, 4 रहेगा 4, जो भी रहेगा तो यहां और यहां सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। एंड
इज गिवन बाय, इज गिवन बाय कैसे, तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, चूंकि इसका इंटीग्रल एफ एक्स है तो यहाँ ए लिखेंगे यहाँ बी लिखेंगे और इज इक्वल टू एफ ए एंड एफ बी। तो गिवन बाय मतलब कि इसका जो वैल्यू है ऐसे हम प्राप्त करेंगे। अब देखिए वेयर ए इज कॉल्ड लोअर लिमिट, लोअर लिमिट को इंफीरियर भी कह सकते हैं, इंफीरियर लिमिट, एंड बी इज कॉल्ड अपर, ऊपर में है अपर लिमिट, ये उल्टा हो गया, देखिए ए नीचे है बी ऊपर है तो यहाँ ए यहाँ बी, तो यहाँ पर बी और यहाँ पर ए, तो लोअर है तो लोअर और अपर ये उल्टा हो गया था, तो बी इज कॉल्ड अपर या सुपीरियर लिमिट। तो यही डेफिनिट इंटीग्रल्स होता है, इंटरवल में यह एग्जिस्ट करता है। तो यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अब देखिए इसके आधार पर हम अब यह देखेंगे कि कैसे किसी इंटीग्रांड का किसी इंटरवल में डेफिनिट वैल्यू हमें मिलता है। जैसे अगर हम कह दें 1 3 और यहाँ x dx तो I, अब देखिए एग्जाम्पल से पहले इसको हम समझते हैं। तो क्या करेंगे कि वी हैव इंटीग्रल ऑफ x dx, ठीक है ना। पहले हम लोअर और अपर लिमिट को छोड़कर, तो यह एक सामान्य इंडेफिनिट इंटीग्रल हो गया जिसे आप ऑलरेडी बनाए हैं। तो आप जानते हैं कि इसका वैल्यू ऐसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाता है तो आप सीधे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब देखिए आपको तो आई निकालना है, इसलिए आई बराबर, अब सीधा लिखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 और लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 3। अब कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो जहां जहां x है वहां पहले अपर लिमिट रखेंगे 3 स्क्वायर बाई 2, और चूंकि आप देखे हैं कि एफ बी माइनस एफ ए होता है तो यहाँ माइनस होगा, और जहां जहां x है वहां लोअर लिमिट एक बार लिख देंगे बाई 2, यानी कि ये 9/2 हुआ और माइनस 1/2 यानी 8/2 यानी 4। तो यह एक फाइनाइट वैल्यू हुआ। तो डेफिनिट इंटीग्रल में हमें हमेशा फाइनाइट वैल्यू मिलेगा। अब दूसरा चीज इसमें यह देखना है कि हम लिखते हैं कि इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, तो हम इसको तो ऐसा लिखते हैं एफ एक्स प्लस सी। तो यह जब इसको हम ए टू बी एफ एक्स और डी एक्स लिखते हैं तो फिर इसमें सी आखिर कहाँ जाता है, तो देखिए हम इसको लिखते हैं एफ एक्स प्लस सी और यहाँ लिख देते हैं ए टू बी, ऐसा है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं यदि, तो एफ बी प्लस सी ऐसे, और माइनस होता है तो यहाँ लिखेंगे एफ ए और प्लस सी ऐसा। अब इस ब्रैकेट को यदि हम तोड़ते हैं तो एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी, ये सी और ये सी देखिए कैंसिल हो गया।
तो क्या बचा, तो सिंपल बचा एफ बी और माइनस एफ ए। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि इसमें अब कांस्टेंट नहीं होगा। इनडेफिनिट में जब भी आप किसी इंटीग्रांड को इंटीग्रेट करते हैं तो जो इंटीग्रल्स मिलता है हमें प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव, तो उसमें एक सी लगा देते हैं जिसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन यदि हम डेफिनिट में आते हैं तो वहाँ कांस्टेंट जो है आपस में कट कुट कर खत्म हो जाता है और इस तरह से हमें एक डेफिनिट वैल्यू मिल जाता है। अब हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे कि कैसे हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट का यूज करते हैं। एक बात और ध्यान में रखनी है कि आपको नया प्रॉब्लम कोई नहीं मिलेगा। आप जितना इनडेफिनिट में बना चुके हैं सब वहीं का वहीं प्रॉब्लम यहाँ मिलेगा। अंतर सिर्फ इतना होगा कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट के साथ। तो यदि आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बढ़िया से बनाए हैं, उस पर आपकी पकड़ है, तो यह डेफिनिट इंटीग्रल्स जो है आपके लिए चिंता का कोई विषय नहीं है। अगर आप नहीं भी बनाएंगे तो केवल लोअर लिमिट और अपर लिमिट को रखना जान जाए तो आपका बढ़िया हो जाएगा। अब देखिए कुछ चीजें इसमें और सीखनी है। कैसे, देखिए मान लिया जाए कि हम कहें सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, और यहाँ हम पाई बाई 6 कह दें, यहाँ पाई बाई 4 कह दें। तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि बिना लोअर और अपर लिमिट लिए इसको पहले हम निकाल लेते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स का आप जानते हैं कि tan x होता है। अब आप i का वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट i बराबर यहाँ पर आप tan x लिख दीजिए और यहाँ पाई बाई 6 और यहाँ पाई बाई 4। अब जैसा कि आप जानते हैं कि tan अपर लिमिट पाई बाई 4 है, माइनस है लोअर लिमिट पाई बाई 6 है। tan पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री, तो ये 1 होता है, और tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो अब जितना भी तरह का प्रॉब्लम मिले तो या ट्रांसफॉर्मेशन से बनने वाला, आप देखे हैं कि इंडेफिनिट में हम लोग मूलतः 3 विधियों का प्रयोग किए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, सब्स्टिट्यूशन और बाई पार्ट्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन में तो कोई दिक्कत है नहीं, आप लोअर और अपर को हटाकर पहले इंटीग्रल्स निकाल लीजिए और उसके बाद लोअर और अपर को रख दीजिए, तो ये बन जाएगा। अब देखिए कुछ सवाल हम ऐसा लेते हैं जो सब्स्टिट्यूशन का यूज करके बनता हो। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ हम cos x ले लेते हैं, यहाँ 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर और dx। अब ये एक इंटीग्रांड है जिसे आपको इंटीग्रल निकालना है, तो ये इनडेफिनिट है। अब यदि इसे हम डेफिनिट बनाएंगे, मान लिया जाए कि इसका 0 हम कह दें या पाई बाई 2 कह दें, अब ये डेफिनिट का मामला हो गया। तो पहला तरीका तो ये है कि आप cos x और 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx, यानी कि लोअर और अपर लिमिट को हटाकर पहले इसका हम इंटीग्रल्स फाइंड आउट। तो देखिए क्या करेंगे, पुट इसको निकालने के लिए ये आप बनाए हैं, कोई नई बात नहीं है। 1 प्लस साइन एक्स को z मान लीजिए, तो साइन एक्स का होता है cos x dx इज इक्वल टू dz, ऐसा है। अब ये जो है हमारा सवाल ऐसा हो गया, देखिए
cos x dx मिलकर तो dz हो गया, और 1 प्लस साइन एक्स को z कहते हैं तो ये z स्क्वायर और ये आपका dz हो गया। तो अब इसका तो आप जानते हैं z का पावर -2 dz, अब ये -2 + 1 बाई -2 + 1, और इसका मतलब कि z का पावर -1 बाई -1, इसका मतलब -1 बाई z, ऐसे इसका मतलब कि -1 बाई z का वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस और इसे हम साइन एक्स कह देंगे। तो ये हमारा बन गया। अब देखिए, अब आई हमको निकालना है तो माइनस कह के 1/1 प्लस साइन एक्स यहाँ हम लिख देंगे, और इसको हम ऐसा करके लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2 रख देते हैं। अब देखिए, ये माइनस हम चाहे तो बाहर कर सकते हैं, और यहाँ 1/1 प्लस देखिए साइन π/2 ऐसा पहले, फिर माइनस होता है 1/1 प्लस साइन 0, और इसको बंद कर देते हैं। और माइनस देखिए 1/sin π/2 1 होता है, तो 1 + 1 2, तो 1/2 हुआ, और माइनस ये साइन 0 0 होता है तो -1 हो गया। अब देखिए 1/2 में से 1 गया तो -1/2 = 1/2, तो इसका वैल्यू 1/2 आ गया। अब इसको दूसरे मेथड से देखते हैं कि हम इसी इंटीग्रांड को लेकर चलेंगे, और सब्स्टिट्यूट जब करेंगे ना तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को भी चेंज कर लेंगे। तब क्या फायदा होगा कि z को यहाँ फिर से हम जो चेंज किए हैं x के टर्म्स में, तो वो हमें नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट z के टर्म्स में जब आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको आइए देखा जाए कैसे। तो यहाँ से देखिए, ये चीज अब हम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, तो कैसे हम चेंज करेंगे। सो देखिए, यहाँ पर देखिए आपने क्या माना, आपने माना कि 1 प्लस साइन एक्स = z। एक बार हम फिर से यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस साइन एक्स = z। अब देखिए ध्यान से, व्हेन लोअर लिमिट कितना है 0, तो यह अभी x के टर्म में है, तो व्हेन x = 0 देन, है ना, देखिए जहां x है वहां 0 रख देंगे, तो साइन 0 0 होता है 1 होता है, तो देन z = 1 हो गया। और फिर लिखेंगे कि व्हेन x = π/2, देखिए तो देन π/2 से क्या होगा 1 और 1 1 2, तो z = 2। अब देखिए, अब जो हमारा सब्स्टिट्यूशन इसमें रखते हैं यदि आप, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, अब i बराबर, बदलने की जरूरत नहीं है, जहां i बराबर, अब जहां यहाँ 0 यहाँ π/2 ऐसे ही चलेगा, क्योंकि अभी x के टर्म में है, वही चीज है यहाँ लिखे हैं हम। अब देखिए ये अब z के टर्म्स में हो गया इसको सब्स्टिट्यूशन करने के बाद, तो अब यहीं पर आप लोअर और अपर लिमिट को इन टर्म्स ऑफ z बदल दीजिए। तो जब 0 हो रहा था तो z 1 है, तो यहाँ आप 1 कह दीजिए, जब π/2 है तो z जो है 2 है, बस। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर भी 1 और 2 होगा, इससे क्या होगा कि यहाँ पर भी 1 और 2 होगा, इससे क्या होगा यहाँ पर भी 1 और 2 होगा, इससे क्या होगा यहाँ पर भी 1 और 2 होगा। और यदि इसको डायरेक्ट आप कहते हैं तो फिर माइनस हो जाएगा। अब सीधे देखिए 1/2 माइनस 1/1, यानी कि यह भी 1/2 ही हो गया। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन को भी चेंज करके और डेफिनिट इंटीग्रल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, अब आते हैं जो इंटीग्रांड बाई पार्ट्स का यूज करके आप बनाते हैं। बाई पार्ट्स का नियम आप जानते हैं,
तो वैसे इंटीग्रांड्स का हम क्या करें, जैसे मान लिया जाए कि आपसे कहा जाए 0 to 1 x e to the power x dx, ऐसा। तो आप जानते हैं कि यह सब्स्टिट्यूशन से नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं होगा, बाई पार्ट्स से होगा। बाई पार्ट्स का रूल आप जानते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि बिना लोअर और अपर का आप ऐसा करना जानते हैं तो पहले इस तरीका से, ये तो आपके पास मेथड है। तो देखिए, x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, e का पावर x dx माइनस e का पावर x dx का इंटीग्रेशन इंटू डी dx फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और विथ रिस्पेक्ट टू x। यही बाई पार्ट्स का नियम होता है। अब यहाँ देखेंगे x e टू दी पावर x हो गया और माइनस यहाँ e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यानी कि x का पावर e का पावर x माइनस e का पावर x हो गया, यानी e का पावर x और यहाँ x माइनस 1 हो गया। अब देखिए, अब आई आप लिख दीजिए जैसे लिखते हैं कि क्या हो जाएगा, तो e का पावर x x माइनस 1 और लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है। अब देखिए, e का पावर 1 और 1 माइनस 1 फिर माइनस होता है, e का पावर 0 और 0 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0 में e का मल्टीप्लाई 0 हुआ और e का पावर 0 1 होता है और ये माइनस 1 है, तो ये माइनस माइनस फिर मिलके प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बाई पार्ट्स का भी हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।